राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी बहुत अच्छी है। कहानी का शीर्षक है वसीयत। कहानी बहुत अच्छी है, एक पारिवारिक है। प्लीज़ स्किप मत करना, पूरी अवश्य देखना और अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना। आज से इस घर में मेरा कोई हक नहीं है, यही कहना है ना आप लोगों का। प्रीति ने आंगन के बीचों बीच खड़े होकर इतनी ऊंची आवाज़ में कहा कि पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उसके सामने उसको दोनों भाई विकास और मनीष सिर झुकाए खड़े थे, जबकि भाभियां दरवाजे पर बैठी सब तमाशा देख रही थी। अभी उसके पिता रामनाथ जी की 13वीं भी पूरी नहीं हुई थी और घर में जमीन जायदाद बांटने की बातें शुरू हो गई थीं। प्रीति की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में जरा भी कमजोरी नहीं थी। उसे अच्छी तरह समझ आ रहा था कि जिस घर में उसने बचपन बिताया, आज उसी घर में उसे मेहमान से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जा रहा था। रामनाथ जी गांव के इज्जतदार किसान थे। लगभग 15 बीघा उपजाऊ जमीन, पक्का मकान और बाजार में 2 दुकानें थीं। उनकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था, इसीलिए उन्होंने अपने 3 बच्चों को अकेले ही पाला था। प्रीति सबसे बड़ी थी। माँ के जाने के बाद उसने ही छोटे भाइयों को संभाला, खाना बनाया, पढ़ाई करवाई और पिता का साथ दिया। लेकिन शादी के बाद वह अपने ससुराल चली गई और धीरे धीरे मायके आना कम हो गया। पिता के गुजरते ही दोनों भाइयों का व्यवहार बदलने लगा। पहले तो वे हर बात में दीदी दीदी कहते थे, लेकिन अब बात बात पर यह जताते लगे कि प्रीति का इस घर से कोई लेना देना नहीं है। 13वीं के अगले दिन शाम को जब कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे, तब विकास ने अचानक कहा, दीदी अब पिताजी तो नहीं रहे, आप भी अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दीजिए। यहाँ की जिम्मेदारी अब हमारी है, हम देख लेंगे। प्रीति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी जिम्मेदारी है तो क्या? मैं इस घर की बेटी हूँ। मनीष तुरंत बोला, बेटी हो, लेकिन शादी के बाद लड़के का घर उसका ससुराल होता है। गांव में कौन बहनों को जमीन देता है? यह सुनते ही प्रीति का चेहरा तमतमा गया। उसे दुख जमीन का नहीं था, दुख इस बात का था कि जिन भाइयों को उसने माँ बनकर पाला, वही आज उसे पराया साबित करने पर तुले थे। उसी समय बड़ी भाभी सुनीता भी बोल पड़ी, दीदी बुरा मत मानिए, लेकिन समाज का भी एक नियम होता है। अगर हर बेटी हिस्सा मांगने लगे तो बेटों का क्या होगा? प्रीति ने गुस्से से कहा, जब माँ थी नहीं थी तब मैं बेटी नहीं थी क्या? तब तो मैंने इस घर के लिए सब किया था, लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। रिश्तेदार भी चुप बैठे रहे, क्योंकि ज़्यादातर लोग भाइयों की बात पर ही समर्थन कर रहे थे। उस रात प्रीति अपने कमरे में बैठी देर तक रोती रही, सोचती रही। उसे बार बार पिता की बातें याद आती रहीं। रामनाथ जी हमेशा कहते थे कि मेरे लिए मेरे तीनों बच्चे बराबर हैं। अगली सुबह जब वह जाने की तैयारी कर रही थी, तभी गांव के पुराने वकील हरि नारायण जी घर पहुंचे। उनके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आंगन में आते ही कहा, सब लोग एक जगह बैठ जाइए, मुझे रामनाथ जी से जुड़ी बहुत ज़रूरी बात करनी है। विकास और मनीष एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। प्रीति भी हैरान होकर वहीं बैठ गई। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि हरि नारायण जी की उस फाइल में ऐसा क्या है जो पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला है। हरि नारायण जी की बात सुनकर पूरे घर में खामोशी फैल गई। विकास ने जल्दी से पूछा, वकील साहब ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है? हरि नारायण जी ने फाइल खोली और चश्मा ठीक करते हुए बोले, रामनाथ जी अपनी मौत से लगभग 6 महीने पहले मेरे पास आए थे। उन्होंने कुछ कागज़ तैयार करवाए थे और मुझे साफ निर्देश दिया था कि उनके जाने के बाद ही परिवार के सामने इन्हें खोला जाए। इतना सुनते ही दोनों भाइयों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें पूरा भरोसा था कि पिता सारी जमीन जायदाद उन्हीं के नाम करके गए होंगे,
लेकिन प्रीति चुपचाप बैठी रही। उसे संपत्ति से ज़्यादा पिता की याद परेशान कर रही थी। वकील साहब ने कागज़ बाहर निकाला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे शब्द उनके मुंह से निकल रहे थे, आंगन में बैठे लोगों के चेहरे बदलते जा रहे थे। रामनाथ जी ने अपने हाथ से लिखवाया था कि उनकी सारी संपत्ति का अंतिम बंटवारा उनके तीनों बच्चों के बीच बराबर होगा। किसी एक को भी दूसरे से कम हिस्सा नहीं मिलेगा। उन्होंने यह भी लिखा था कि बेटी और बेटों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा, क्योंकि तीनों ने उनके जीवन में बराबर महत्व रखा है। यह सुनते ही विकास का चेहरा उतर गया। मनीष तुरंत खड़ा हो गया। यह नहीं हो सकता, उसने ऊंची आवाज़ में कहा। गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ। हरि नारायण जी ने शांत स्वर में कहा, जो लिखा गया है वह पूरी तरह कानूनी है और रामनाथ जी के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। भाभीयों के चेहरे पर भी अब बेचैनी साफ दिखने लगी। उन्हें लग रहा था कि अब जमीन का बड़ा हिस्सा उनके हाथ से निकल जाएगा। प्रीति अभी भी चुप बैठी थी। उसकी आंखें भर आई थीं। उसे संपत्ति मिलने की खुशी नहीं थी, बल्कि इस बात का सुकून था कि उसके पिता ने आखिरी समय तक उसे अपनी संतान माना था, उसके बारे में सोचा था। वकील साहब ने आगे पढ़ना जारी रखा। रामनाथ जी ने एक और बात लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि अगर उनके किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे को उसका कानूनी हक देने से इनकार किया या परिवार में भेदभाव किया, तो उनकी बाजार वाली दोनों दुकानें सीधे प्रीति के नाम कर दी जाएंगी। यह सुनते ही पूरे आंगन में हलचल मच गई। क्या विकास लगभग चिल्ला पड़ा। मनीष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दोनों दुकानों की आमदनी सबसे ज़्यादा थी और उन्हीं पर उनकी नज़र थी। हरिनारायण जी ने कागज उनकी तरफ बढ़ा दिया। सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। अब पहली बार दोनों भाइयों को एहसास हुआ कि पिता ने सब कुछ सोच समझ कर किया था। शायद उन्हें पहले से ही इस बात का अंदाज़ा था कि उनके जाने के बाद बेटी के साथ भेदभाव हो सकता है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। वकील साहब ने फाइल में से एक और लिफाफा निकाला और कहा, यह रामनाथ जी का निजी पत्र है, जिसे उन्होंने सिर्फ प्रीति के लिए छोड़ा था। प्रीति के हाथ कांपने लगे। उन्हें धीरे से लिफाफा खोला। जैसे ही उसने पहली पंक्ति पढ़ी, उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। पत्र में जो लिखा था उसे सुनकर पूरे परिवार का सिर झुकने लगा। प्रीति ने कांपते हाथों से पत्र खोला। आंगन में बैठे सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ पल तक वह पढ़ ही नहीं पाई। फिर उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी बेटी प्रीति, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे नहीं पता मेरे जाने के बाद घर में क्या होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुमने इस परिवार के लिए जितना किया है उतना शायद कोई नहीं कर सकता था। आंगन में बैठे लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। प्रीति आगे पढ़ने लगी। जब तुम्हारी माँ गई थी तब तुम खुद बच्ची थी, लेकिन तुमने माँ बनकर अपने भाइयों को पाला। तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपने सपने छोड़े और इस घर को संभाला। अगर आज विकास और मनीष अपने पैरों पर खड़े हैं तो उसमें तुम्हारा भी उतना ही योगदान है जितना कि मेरा। विकास और मनीष के चेहरे अपने आप झुक गए। मुझे डर है कि मेरे जाने के बाद लोग तुम्हें पराया कहेंगे, इसलिए मैं यह पत्र छोड़ रहा हूँ ताकि सबको याद रहे कि बेटी कभी पराई नहीं होती। जिस घर को उसने अपने हाथों से सींचा हो, उस घर पर उसका उतना ही हक होता है। पत्र पढ़ते पढ़ते प्रीति की आवाज़ भर आई। आंगन में मौजूद कई रिश्तेदारों की भी आंखें नम हो चुकी थीं। लेकिन तभी छोटी भाभी रेखा अचानक बोली, पत्र लिख देने से क्या हो जाएगा? ज़मीन बांटने से तो नुकसान हमारा ही होगा। उसकी बात सुनकर माहौल फिर से गर्म हो गया।
विकास ने भी हिम्मत जुटाकर कहा, वकील साहब, हम लोग इस फैसले पर दोबारा सोच सकते हैं। हरिनारायण जी ने सख्त आवाज में कहा, यह कोई सुझाव नहीं है, यह कानूनी दस्तावेज है। मनीष गुस्से में बोला, तो फिर कोर्ट में देख लेंगे। यह सुनते ही प्रीति ने पहली बार सीधे अपने भाइयों की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। वो धीरे से खड़ी हुई और बोली, तुम दोनों कोर्ट जाना चाहते हो तो जरूर जाओ, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब दे दो। दोनों भाई चुप रहे। प्रीति ने कहा, जब माँ नहीं थी और मैं रात रात भर जागकर तुम लोगों की देखभाल करती थी, तो क्या मैं इस घर की बेटी नहीं थी? जब पिताजी बीमार पड़ते थे और मैं ससुराल से भागकर उनकी सेवा करने आती थी, तब क्या मैं पराई नहीं थी? और आज सिर्फ जमीन के लिए मैं पराई हो गई। आंगन में फिर से सन्नाटा छा गया। किसी के पास अब कोई जवाब नहीं था। तभी एक बुजुर्ग रिश्तेदार उठे और बोले, सच कहूँ तो रामनाथ जी ने बिल्कुल सही किया। अगर प्रीति का हक नहीं है तो किसी का हक नहीं है। धीरे धीरे दूसरे रिश्तेदार भी प्रीति का समर्थन में बोलने लगे। अब पहली बार विकास और मनीष को महसूस हुआ कि पूरा गांव उनकी बात नहीं मान रहा है, लेकिन दोनों भाई अभी भी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे। उसी शाम उन्होंने चुपचाप तहसील जाकर कुछ कागजात निकलवाने की कोशिश की। उन्हें लगा कि शायद वसीयत में कोई कमी मिल जाए, लेकिन वहाँ जो जानकारी मिले उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। तहसील पहुंचकर विकास और मनीष को जो बात पता चली, उसने सचमुच उनके पैरों तले जमीन खिसका ही दी। वसीयत पूरी तरह से वैध थी, रजिस्टर्ड थी और हर कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई थी। उसे चुनौती देना लगभग नामुमकिन था। इतना ही नहीं, तहसील के रिकॉर्ड में यह भी दर्ज था कि रामनाथ जी ने अपनी मृत्यु से पहले कई बार अधिकारियों के सामने साफ शब्दों में कहा था कि उनकी बेटी को किसी भी हाल में उसके हिस्से से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। दोनों भाई भारी मन से वापस घर लौटे। तब उन्हें समझ आ गया कि कानूनी लड़ाई लड़कर वह सिर्फ पैसा और सम्मान दोनों खोएंगे, लेकिन उनके मन में लालच अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन फिर परिवार की बैठक हुई। इस बार प्रीति भी मजबूती से बैठी थी। उसे अब किसी से डर नहीं लग रहा था। उसके पास पिता का विश्वास था और कानून का साथ भी। हरिनारायण जी ने अंतिम बंटवारे से कागजात सामने रख दिए। सभी की नज़रें प्रीति पर थी। कुछ पल की खामोशी के बाद प्रीति ने कहा, मैं अपना हक लेने आई हूँ, किसी का हक छीनने नहीं। विकास और मनीष चुप रहे। प्रीति ने आगे कहा, पिताजी ने मुझे बराबरी दी है, इसीलिए मैं अपना हिस्सा जरूर लूँगी, लेकिन मैं इस घर को टूटते हुए नहीं देखना चाहती। सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। प्रीति ने फैसला सुनाया, जमीन और दुकानों में जो मेरा कानूनी हिस्सा बनता है वह मेरे नाम होगा, लेकिन खेती और दुकानों का काम तुम लोग ही संभालोगे। मुझे सिर्फ मेरा अधिकार चाहिए, एहसान नहीं। उसकी बात सुनकर कई रिश्तेदारों ने सिर हिलाया। अब विकास और मनीष की आंखें नीचे झुक चुकी थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस बहन को वह लालची समझ रहे थे, वह तो सिर्फ सम्मान चाहती थी। कुछ देर बाद विकास उठकर प्रीति के पास आया। उसकी आंखें भर चुकी थी। दीदी, हमसे गलती हो गई। पिताजी के जाने के बाद हम लालच में अंधे हो गए थे। मनीष भी रोते हुए बोला, हे माफ़ कर दो दीदी। प्रीति की आंखें भी नम हो गईं। उसने दोनों भाइयों को गले लगा लिया। आंगन में खड़े लोगों की आंखों के सामने जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। उस दिन बंटवारे के कागजों पर तीनों भाई बहन के नाम बराबरी से दर्ज हुए। पहली बार उस घर में बेटी को उसका अधिकार मिला था, किसी की दया से नहीं, बल्कि अपने हक के रूप में। शाम को जब प्रीति वापस ससुराल जाने लगी तो उसने एक बार आंगन की तरफ देखा, वही आंगन जहाँ कभी उसे पराया कहा जाता था, आज फिर उसका अपना लग रहा था। रामनाथ जी इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका आखिरी फैसला
अपने पीछे कई बड़ी सीख छोड़ गया था। बेटी शादी के बाद घर छोड़ सकती है, लेकिन अपने अधिकार और अपने रिश्ते कभी नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।